So hello everyone, I am Sanat Wakar. Uh, Welcome to Plus Minus Academy's YouTube channel. ये एक स्पेशल सीरीज है उन बच्चों के लिए जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से भी उन बच्चों को स्पेशली इससे बेनिफिट होगा जो बच्चे या तो प्रीवियस ईयर जिन्होंने सॉल्व नहीं किया हो, या फिर जो बच्चे चाह रहे हैं कि बायोलॉजी को जल्द से जल्द रिवाइज करें, ठीक है, या फिर वो बच्चे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के तलाश में है, कि जो ये सोच रहे हैं कि लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हिट कर दे और उसके बाद हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाए नीट का सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन आया है, आज मैं स्टार्ट करूंगा लिविंग वर्ल्ड से। हालांकि आई विल कवर द एंटायर सिलेबस। ओके, जितने भी चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, सबका प्रीवियस ईयर्स का डिस्कशन, उनका सॉल्विंग टेक्निक along with the analysis of previous year paper की लास्ट ईयर के ट्रेंड में या जो भी ट्रेंड फॉलो किया जा रहा है उसके हिसाब से कौन सा क्वेश्चन, आई मीन किस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा होता है। ऑलराइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो पहला सवाल जो यहाँ पे दिया है, देखो मैं एनसीईआरटी के रेफरेंस भी दूंगा, ठीक है, आई विल गिव यू द एनसीईआरटी रेफरेंस एज वेल, ताकि आप लोगों को मालूम चले कि कहाँ से एनसीईआरटी से लोग कैसे सवाल पूछता है। यहाँ पे पूछा है द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम sheet does not contain information on. Okay, this was asked in NEET 2 2016। आपको पता होगा नीट दो बार हुआ था, 2016 में नीट 1 नीट 2 में, तो ये नीट 2 का सवाल है। तो देखो भाई, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के उन्होंने सवाल पूछ दिया है, और ये एनालिसिस करने से आपको ये भी पता चलेगा कि एनसीईआरटी में बिटवीन द लाइंस कैसे सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो अब जब हर्बेरियम वाला टॉपिक है, देखिए मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ है यहाँ पे, देखो जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल अंडरलाइन जस्ट अ मिनट, ये रहा, लिखा है कि द हर्बेरियम शीट also carries a label providing information about date and place of collection. Okay, ये मिलता है। English local and botanical names, ठीक है जी, सही है। Family of that plant, जो भी फैमिली होगा उसका, collector's name एक्सेट्रा। तो अब हमको सवाल में पूछा इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब ठीक है उस लेबल में, तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या देके रखा है, फिर से देखते हैं। देखिए आप, डेट ऑफ कलेक्शन, हाँ बिल्कुल है, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। नेम ऑफ कलेक्टर, हाँ जी है। लोकल नेम, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, सब कुछ है। हाइट ऑफ द प्लांट, क्या हमने हाइट ऑफ द प्लांट देखा कहीं पे? नहीं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ये पहला सवाल का जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। बहुत क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा एक क्वेश्चन में। यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। ओके, यहाँ पे बोला, ये भी शायद नीट 2 का ही सवाल है। हाँ, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन। देखो एक एनसीईआरटी में एक टेबल है 1.1, उससे क्वेश्चन उठा के ये दे दिया गया। ठीक है, देखो आप ये टेबल देख सकते हैं, एक सेकंड में दिखा रहा हूँ, ये रहा। यहाँ पे 4 स्पीशीज, ह्यूमन बीइंग, हाउस फ्लाई, मैंगो, व्हीट। अभी हाउस फ्लाई का उठा के उन्होंने सवाल पूछ दिया और इसमें मैच द फॉलोइंग दे दिया। देखो इसका फाइलम से लेकर के सारे कैटेगरीज के साथ ये चीज दिया गया है ना, सारे कैटेगरीज के साथ ये चीज दिया गया है, आप देख सकते हो। ओके, तो अभी हमको इसी को मैच करना है, तो चलिए देखते हैं। फैमिली, देखते हैं फैमिली में क्या हाउस फ्लाई का, देख लो। मुझे जवाब मालूम है, बट मैं आप लोगों के भलाई के लिए मैं टेबल दिखा रहा हूँ बार बार। देख लो फैमिली में क्या दिया है, मस्कीडे। ठीक है, अभी देखो पहले अगर हाउस फ्लाई पे सवाल आ चुका है, तो अभी व्हीट पे सवाल आ सकता है, मैंगो पे आ सकता है, तो ये टेबल हमको अच्छे से देख के जाना है। ओके, चलिए, तो फैमिली में देख के रखा है मस्कीडे, तो देखते हैं, चलो मैच करते हैं। मस्कीडे, वेट अ सेकंड, सॉरी, ये रहा फैमिली मस्कीडे, मतलब ए का तो 3 होगा तय है। ए का 3 होगा तो ऐसे ही देखो, मैच द फॉलोइंग में हम लोग ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते। ए का 3 मिल गया ना, तो ए का 3, ये 2 ऑप्शन है, तो ये 2 तो कट गया। ओके, फाइलम क्या देके रखा है, डी। फाइलम हमको मालूम है, फाइलम क्या होता है, हाउस फ्लाई है ना, तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। क्लास हो जाएगा इंसेक्टा, तो D2 C4, यहाँ पे D1 दे के रखा, तो ये गलत हो गया। और ऑर्डर तो डिप्टेरा। ठीक है, आप टेबल के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, तो हमारा सीधा सीधी आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।
ओके चलो लेट्स मूव अहेड। हाँ यहाँ पे बोला है रीड द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ देम। ओके मतलब 4 स्टेटमेंट में 2 करेक्ट है, उनको हमें चूज करना है। व्हाट आर दोस? दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स गिवन, और बाद में हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है उसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन दिया है कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज वाज गिवन बाय मेयर, अर्नस्ट मेयर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एनसीईआरटी में शुरुआत में ही, जब लिविंग वर्ल्ड के शुरुआत में ही अर्नस्ट मेयर के बारे में पूरा एक तरह का बायोग्राफी देके रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अर्नस्ट मेयर के बारे में, और इसके बारे में ये टॉपिक भी है, देखो। He also pioneered the currently accepted definition of biological species. ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज। और एक सवाल भी पूछता है मेयर के रिलेटेड, ठीक है। उनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है, ये रहा द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, अर्नस्ट मेयर। ये भी क्वेश्चन नीट में काफी बार पूछा जाता है। चलो एनीवेज, तो हम लोग इसी को देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हम लोगों ने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन बोला है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। हाँ, ये टॉपिक कहाँ से डाला है मालूम? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक टॉपिक है फोटो पीरियड। चलो देखते हैं, मैंने उसका भी लेके रखा है आप लोगों के भलाई के लिए। देखो 5th टॉपिक है ऑफ द चैप्टर नंबर 15। ओके, यहाँ पे देखो पहला लाइन में लिखा हुआ है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम प्लांट्स रिक्वायर ए पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। यहाँ पे क्या बोला है स्टेटमेंट बोला है कि फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग माने रिप्रोडक्शन ही ना, तो यहाँ पे बोला डज नॉट इफेक्ट, तो भाई गलत हो गया ना स्टेटमेंट, राइट? स्टेटमेंट तो गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट बोला बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आरएच व्हाइटेकर। ये भी गलत है, लीनियस ने दिया था। देखो आप एनसीईआरटी का रेफरेंस देखो, ये देखो, this system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature. This naming system was given by Carolus Linnaeus। और यहाँ पे क्या बोला? व्हाइटेकर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला बंदा था, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाला था। सो यहाँ पे बोला है आरएच व्हाइटेकर, तो ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अभी देखो 2 स्टेटमेंट सही बोला है ना, तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन तो, एक ऑप्शन सही मिला, 2 गलत मिला, तो लास्ट तो सही होगा। फिर भी हम लोग देखते हैं। चलो, बोला है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, आई मीन, ठीक है। आप देख सकते हो इसके बारे में भी, सॉरी इसके बारे में भी कहाँ पे देके रखा है, नीचे देखो, चैप्टर में ही है, डायरेक्टली है, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, यहाँ पे देखो लिखा हुआ। When it comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth। देखा देखा, ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है। मैं कोई दूसरा रेफरेंस बुक से नहीं ले रहा हूँ, एनसीईआरटी से ही। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो आता है बायो का, वो एनसीईआरटी का बिटवीन द लाइन से आता है। इसलिए अगर आप क्लासेस को अच्छे से अटेंड करते हो अपने टीचर का, और एनसीईआरटी को सही से अगर थोरोली एनालाइज करते हो, यू विल गेट ऑल द आंसर। और मैं हर चैप्टर में कराता भी रहूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपको बस देखते रहना है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ए और डी स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट ए सही है और डी सही है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया। हाँ, बोला है कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स, ओके, which of them is contrary to the rules of nomenclature। तो देखो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी ने दे करके रखा है। वही रूल्स, 4 ऑप्शन भी है और 4 स्टेटमेंट भी दे के रखा है रूल्स में, ओके। तो देखते हैं, तो पहले रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल लुक एट द ऑप्शंस एंड विल सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे बोला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लेटिन। किस लैंग्वेज में होता है? लेटिन लैंग्वेज, और इट इज रिटन इन इटैलिक्स। either they are latinized or derived from latin irrespective of their origin। मतलब लेटिन लैंग्वेज में उसको लिखा जाता है, और या तो अगर वो लेटिन लैंग्वेज में नहीं है तो उसको लेटिनाइज किया जाता है। सेकंड बोला है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड द सेकंड कंपोनेंट इज द स्पेसिफिक एपिथेट, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके। थर्ड स्टेटमेंट बोला है बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन
आर सेपरेटली अंडरलाइन, मतलब हाथों से जब हम लोग कॉपी में लिखते हैं तो हम लोग अंडरलाइन करके लिखते हैं, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइंड, और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में। जैसे बुक में जब आपको बायोलॉजिकल नेम दिखेगा, जब साइंटिफिक नेम दिखेगा, वो इटैलिक्स में दिखेगा, और जब हम लोग हाथों से लिखते हैं, आपको टीचर ने जरूर बताया होगा कि लिखते टाइम वी शुड अंडरलाइन, राइट। एंड लास्ट इट सेड द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस, जीनस वाला जो वर्ड है इट विल स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर एंड द सेकंड वर्ड विल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। जैसे कि ये मैंगो का एग्जांपल देख रहा है, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसके साथ एग्जांपल के साथ बहुत कुछ देख के रखा है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। इसमें बोला कि कौन सा इज इन कॉन्ट्रेरी टू द रूल, मतलब अगेंस्ट जा रहा है रूल का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला था नेम्स आर रिटन इन लेटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड, ठीक है, इटैलिसाइज्ड लेटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है, इटैलिक्स में प्रिंट करना होता है तो इटैलिक में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं उसको, मतलब इटैलिक फॉर्मेट में लिखते हैं। When written by hand, the names are to be underlined, बिल्कुल सही, हाथ से लिखने टाइम, ये हम लोग ने अभी अभी देखा। सी ऑप्शन क्या बोला है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, क्या ये सही है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटिन लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा, दिस इज अ रूल। क्यों लेटिन, आई हैव एक्सप्लेन इन द, जो हम लोग क्लासेस लेते हैं ना उसमें, जब रेगुलर बैचेस को पढ़ाया जाता है, अलग अलग बैचेस को, जो जब वो लोग मेडिकल का तैयारी करते हैं, तो वी टेल देम व्हाई। ओके, फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू द सॉल्यूशंस। The first word in a biological name represents the genus name and the second word is the specific, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो हमको बोला गलत ऑप्शन को मार्क करने, जो कॉन्ट्रेरी है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये नीट 1 2016 का सवाल है, नीट फेज 1 का सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, हमको रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है, ठीक है। पहले बोला है ए म्यूजियम इज ए कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मैं बताऊंगा क्यों, ठीक है। उसके बाद बोला है कि की इज ए टेक्सोनॉमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, यस, बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स है, उसमें से की एक आता है, म्यूजियम भी है, हर्बेरियम भी है, सब टेक्सोनॉमिकल एड ही है, की भी है, तो बिल्कुल सही। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, यस, आप जब हर्बेरियम के बारे में पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ dried, pressed and preserved plant specimens, so no doubt about it. And botanical gardens have collections of living plants for reference, yes, it is an ex situ mode of conservation। यहाँ पे क्या करते हैं कि लिविंग प्लांट्स को हम लोग उगा के, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में बॉटनिकल गार्डन्स रखा जाता है, हमारे गुवाहाटी में भी एक बॉटनिकल गार्डन मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट देखो गलत कैसे हो गया, पहला स्टेटमेंट बोला कि म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, नहीं, म्यूजियम में क्या आता है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे म्यूजियम में लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स में भी आप लोग ने बायोलॉजिकल लैब जरूर देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला म्यूजियम्स हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, नॉट फोटोग्राफ्स, फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया है, फोटोग्राफ्स, तो दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमको रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2013, ऑलराइट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये AIPMT मेंस 2012 का क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स इज साइंटिफिकली नेम्ड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब, ठीक है। जो भी इसके बारे में लिया, मतलब कि हमको करेक्ट वाला को चूज करना है, राइट। पहला ऑप्शन देके रखा है मस्का डोमेस्टिका, इट इज द कॉमन हाउस लिजर्ड रेप्टाइल, नो 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 नो, मस्का डोमेस्टिका इज द हाउस फ्लाई। हम लोग थोड़े टाइम पहले एक टेबल देखा था ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ, ये टेबल देखो देखो देखो, ये रहा मस्का डोमेस्टिका, किसका नाम है भाई, हाउस फ्लाई का नाम, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा बोला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज अ प्रोटोजोअन पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। देखो प्लाज्मोडियम के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेकंड चैप्टर के जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है प्रोटोजोअन, उसमें प्रोटोजोअन को कैटेगराइज किया गया एमीबॉइड में, फ्लैजिलेटेड में, सीलिएटेड में और स्पोरोजोअन्स में। स्पोरोजोअन्स में यू विल फाइंड अबाउट प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के बारे में जो स्पेसिफिक बोला गया, जो सबसे खतरनाक मलेरिया कॉज करता है, इसके बारे में बोला गया ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। तो मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला स्क्रीनशॉट रखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का ही लाइंस है। तो ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से उठाएगा, देखो यहाँ पे लिखा गया है
Plasmodium, a tiny protozoan, is responsible for this disease. Which disease? Malaria. ओके सही लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये फैल्सीपेरम के बारे में बोला है, देखो कि ऑफ दीज मेलिग्नेंट मलेरिया, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया में से जो मेलिग्नेंट मलेरिया है कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल। इससे इंसान का जान भी जा सकता है। ओके मोस्ट डेंजरस वन, तो यही ऑप्शन 2 में देके रखा है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो नाम भी सही है, रूल्स के हिसाब से भी नाम सही है, और ये प्रोटोजोअन भी है, और सबसे खतरनाक मलेरिया भी कॉज करता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, हमको सही ऑप्शन चूज करना था। फिर भी दूसरे 2 और ऑप्शन है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बोला है फेलिस टाइग्रिस, इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। फेलिस टाइग्रिस, क्या टाइगर का नाम फेलिस टाइग्रिस है? तो एनसीईआरटी कहता है नहीं, और एक्चुअल में भी नहीं है। एनसीईआरटी कहाँ कहता है? देखो इस चैप्टर के जीनस में कहता है, कैट, कैट के लिए फेलिस टर्म यूज होता है। और जो ये सब जो देखो ये रहा, लायन का नाम है पैंथेरा लियो, लेपर्ड का नाम है पैंथेरा पार्टस, और टाइगर का नाम है बच्चों पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा, पैंथेरा, नॉट फेलिस। ठीक है, फेलिस इंडिकेट्स कैट। ओके, बिग कैट्स के लिए नाम पैंथेरा वर्ड है यहाँ पे। सो दिस स्टेटमेंट इज 100% गलत स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट इज 100% गलत स्टेटमेंट। फोर्थ बोला है ई कोलाई, द फुल नेम एंटामीबा कोलाई, कॉमनली ऑकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका नाम एंटामीबा कोलाई है? तो नहीं, इसका नाम एक्चुअली एस्करिशिया कोलाई है। इसके बारे में भी आपको जेनेटिक्स में, ठीक है, इसका जवाब मिलेगा। जेनेटिक्स में भी इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया गया है, और इसके बारे में इसका नंबर ऑफ बेस पेयर्स वगैरह का भी बात किया गया, तो वहां पे इसका नाम लिखा गया एस्करिशिया कोलाई। देखो हम लोग शॉर्ट में ई कोलाई ही बोलते हैं, ई कोलाई का मतलब एंटामीबा नहीं होता है, एस्करिशिया होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का हमको सीधा सीधा जवाब मिल गया, ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन? देखो ऑप्शन नंबर बी। बी सही है, ए गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। हम लोग ने एक्सप्लेन कर लिया कैसे, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बोला है which of the following statement sorry animals is correctly matched with its taxonomic category। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, स्मॉल टी है, ठीक है। चलो टाइगर, टाइग्रिस, टाइगर का टाइग्रिस स्पीशीज होता है। हाँ बिल्कुल सही, सही चूज करना है, तो ये तो सही हो गया। दूसरा कटल फिश बोला है मोलास्का को बिलोंग करता है। हाँ सही है, और मोलास्का बोला है क्लास है। मोलास्का इज नॉट ए क्लास बच्चों, मोलास्का इज ए फाइलम। आप देख सकते हो एनिमल किंगडम में ही मोलास्का के लिखो, देखा है, लिखा ही हुआ, हेडिंग ही दिया हुआ है एनिमल किंगडम में। चैप्टर 4 टॉपिक 2 सब टॉपिक 8, फाइलम मोलास्का, इट्स नॉट ए क्लास, इट्स अ फाइलम। ओके, दिस इज करेक्ट। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सेकंड वन इज गलत, बिकॉज इट्स क्लास बोल दिया तो गलत हो गया। ह्यूमंस का बोला है प्राइमेटा फैमिली। क्या ह्यूमन का फैमिली का नाम प्राइमेटा है? तो हम लोग ने थोड़े टाइम पहले एक टेबल देखा था ना, उसमें ह्यूमन का भी है, देखो ये रहा ह्यूमन, मैन, होमोसेपियंस, इसका फैमिली क्या कहते हैं? होमिनिडे। प्राइमेटा इज द ऑर्डर बच्चों, प्राइमेटा इज द ऑर्डर, नॉट फैमिली। ओके, फैमिली है होमिनिडे, राइट? So this statement, I mean this option will be wrong. Okay, third option will be wrong. और यहाँ पे बोला हाउस फ्लाई का मस्का इज अ ऑर्डर, नो, मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का इज अ जीनस, नॉट ऑर्डर। ऑलराइट, so our correct option will be option number A. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज बीन आस्क्ड इन AIPMD मेंस 2011। यहाँ पे बोला which of the following aspects is exclusive characteristics। exclusive characteristics डिफाइनिंग फीचर की बात कर रहा है, ठीक है। ओके, पहला ऑप्शन बोला है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑकर इन विट्रो। मेटाबॉलिज्म का बात हो रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन की बात हो रही है, लेकिन इन विट्रो बोला गया। देखो दो टर्म क्लियर करना, इन विट्रो और इन विवो। इन विवो बॉडी का अंदर होता है, तो इन विवो वो लिविंग है, ठीक है। और इन विट्रो जो है रिएक्शंस लिविंग है, लेकिन वो लिविंग थिंग्स में नहीं हो रहा ना। इन विट्रो का मतलब है अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी गलत, क्योंकि ये लैब में हो रहा है। दूसरा बोला इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली, एक्सक्लूसिव फीचर। हाँ, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इंक्रीज इन मास, ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो आपने पढ़ा होगा ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। ये ग्रोथ का बात कर रहा है, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बच्चों।
क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स में भी ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बोला है परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी। यस, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, ये कॉन्शियसनेस की बात कर रही है यहाँ पे कि वी आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग अराउंड अस, सो डेफिनेटली दिस थर्ड ऑप्शन इज सही। फोर्थ ऑप्शन बोला है इंक्रीज इन मास बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बोथ ऑन सरफेस एज वेल एज इंटरनली। फिर ग्रोथ की बात करिए तो ग्रोथ तो है नहीं डिफाइनिंग फीचर, तो हमारा आंसर हो जाए कॉन्शियसनेस वाला, ये बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। हालांकि मेटाबॉलिज्म भी होता है लेकिन इन विट्रो दे दिया ना, इसलिए ये ऑप्शन को हमको बेस्ट चॉइस में हमको सी चूज करना पड़ेगा, ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चों डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के दे दिया। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, ये सही ऑप्शन है। आप एनसीईआरटी का रेफरेंस ले सकते हो। एनसीईआरटी में दो फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है, एक है आईसीजेडएन का और एक है आईसीबीएन का। ये आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ओके, और ये रहा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दिस इज आईसीबीएन, ओके। तो यही पूछा है और यही जवाब है, 2007 का सवाल है, इजी सवाल है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या, ये भी 2007 का ही सवाल है। बोला है कि द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी फॉर, फिर से डिफाइनिंग फीचर के ऊपर बात पूछा उन्होंने। अगेन दे हैव आस्क्ड अबाउट अ डिफाइनिंग फीचर, एक्सक्लूसिव फीचर, अनएक्सेप्शनली मतलब सिर्फ लिविंग में ही पाया जाएगा। बोला है पहला ऑप्शन बोला है इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ओके, बट लेट्स सी अदर ऑप्शंस आल्सो। रिप्रोडक्शन, नो, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर बिकॉज रिप्रोडक्शन हमारा बहुत ह्यूमन कपल्स भी इनफर्टाइल होता है, ठीक है, और बहुत सारे जैसे हाइब्रिड्स पैदा होते हैं म्यूल वगैरह, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ग्रोथ एंड मूवमेंट, देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म तो मूवमेंट भी अच्छे से शो नहीं कर पाता सही से, और ग्रोथ तो मैंने ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया, ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। लास्ट बोला रेस्पॉन्सिवनेस टू टच, यस, दिस टू आर करेक्ट, बट यहाँ पे जब प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन की बात की है ना, तो बच्चों कुछ कुछ एक्सेप्शनली देखा गया है कि हर जगह प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन नहीं होता। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट तक ठीक है, बट प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ इकाइनोडर्म्स आल्सो। इकाइनोडर्म्स में आप देखोगे कि वहां पे रेडियल सिमेट्री एडल्ट्स में होता है और बायलैटरल सिमेट्री लार्वा में होता है, जो कि एक तरह का रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है बोल सकते हो, ठीक है, कि एक तरीके से जो एडवांसमेंट होना चाहिए था बायलैटरल सिमेट्री की तरफ जाना चाहिए था, वो रिवर्स हो गया। तो हमेशा प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता नहीं है, ठीक है। अगर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होता तो शायद ओल्ड वर्ल्ड मंकी भी आज ह्यूमन बींग्स बन चुके होते, लेकिन सिर्फ न्यू वर्ल्ड मंकी जो है वही ह्यूमन में कन्वर्ट और इवोल्यूशन हो करके, तो हर जगह प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए पहला ऑप्शन को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमारा बेस्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, हमारा बेस्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओके, ऑप्शन डी विल बी आवर बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, दे आर, एंड ह्यूमन बीइंग के पास तो सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है। ये भी पूछ सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है, ठीक है, तो हमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, ओके। दे प्रोवाइड ए ब्यूटीफुल एरिया फॉर रिक्रिएशन, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बहुत सुंदर एरिया पर रिक्रिएशन के लिए आप जा करके पेड़ पौधों के बीच में जाकर के बैठ सकते हो, अच्छी बात है। वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, यस, ट्रॉपिकल प्लांट्स पे लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, नॉट ए रॉन्ग स्टेटमेंट, बट वी हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। थर्ड बोला है दे अलाउ एक्स शिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, यस, एक्स शिटू मतलब जब हम लोग किसी भी प्लांट को कंजर्व करना हो, सपोज वो हैबिटेट में लोग काट काट के उसको खत्म कर रहा है, तो उसको अगर मुझे कंजर्व करना होगा तो मैं ह्यूमन कैप्टिविटी में उसको रख करके उसको प्रिजर्व कर सकता हूँ, सॉरी कंजर्व कर सकता हूँ, प्रिजर्व डेड के लिए यूज होता है, कंजर्व कर सकता हूँ। सेम चीज एनिमल्स के साथ भी किया जाता है, जूलॉजिकल पार्क्स में, जूज में, जो चिड़ियाघर है वहां पे भी जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स है उसके मेल फीमेल को लाके वहां पे रख दिया जाता है ताकि ह्यूमन बींग्स ही उसका केयर रख पाए, गवर्नमेंट उस पर पैसा वैसा खर्च भी करता है। लास्टली बोला दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हाँ, नॉट ए गलत स्टेटमेंट, कुछ तरह का वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म उस गार्डन में अगर छोटा मोटा ऑर्गेनिज्म रह सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील,
बट जो एकदम बेस्ट ऑप्शन होगा डेट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों। ठीक है, और इसके बारे में हमारे एनसीईआरटी ने इकोलॉजी में इसके बारे में मेंशन किया है। तो एनसीईआरटी का वो पार्ट मैं दिखाता हूँ जहाँ पे एक्स2 कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी बोल के एक चैप्टर है, कहाँ पे है, इकोलॉजी टॉपिक में है, वहां पे आपको ये मिलेगा एक्स2 कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स2 कंजर्वेशन यहाँ पे क्या होता है, जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स है they are taken out from the habitat and in special setting they can be protected and given special care. Zoological parks, botanical gardens and wildlife safari parks. ठीक है, botanical gardens भी आ गया यहाँ पे, zoological park, these are a typical example. हमारे क्वेश्चन में botanical garden था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे बोला है स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज, स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है। तो देखो यार, ये तो एकदम बच्चा वाला सवाल है कि जो सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होता है वही स्पीशीज होता है। ठीक है, तो हमारा सीधा सीधा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, 2003 का सवाल है इसलिए मैं एनसीईआरटी पे इतना फोकस नहीं कर रहा, लेकिन एनसीईआरटी में इसका जवाब है। ओके, मैं रिसेंट क्वेश्चंस को ही मैं ज्यादा ओल्ड एंड, क्योंकि 2005 के पहले ओल्ड एनसीईआरटी यूज होता था ना, तो मैं ओल्ड एनसीईआरटी का रेफरेंस में तो नहीं दे सकता हूँ, इसलिए आई एम नॉट ब्रिंगिंग इन एनसीईआरटी, बट न्यू एनसीईआरटी में भी मौजूद है बच्चों। ये देखो बायोसिस्टेमेटिक्स, बायोसिस्टेमेटिक्स के बारे में भी न्यू एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। बायोसिस्टेमेटिक्स क्या होता है, जब हम लोग जो भी रेगुलर फीचर्स है जैसे कंपैरेटिव एनाटॉमी, कंपैरेटिव फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ये सब के साथ जब हम लोग इवोल्यूशनरी फाइलोजेनी को रिलेट कर दे, वही बायोसिस्टेमेटिक्स वही बन जाता है। ठीक है, टेक्सोनॉमी सिस्टेमेटिक्स में ये डिफरेंस था कि सिस्टेमेटिक्स में along with all the features we consider the evolutionary relationship as well. So let's see कहाँ पे है। अब the classification of organism based on broad morphological characters, नहीं सिर्फ broad morphological characters बोलेगा तो नहीं होगा। Delimiting various types of organism, establishing their relationship, चलो ठीक ठाक स्टेटमेंट लग रहा है बट पूरा 100% अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाँ ये ढूंढ रहा था मैं, एंड establishing the phylogeny, वही evolutionary relationship, and the totality of various parameters from different fields of studies। मैंने बोला ना morphology, anatomy, जो जो चीजें हो सकता है उस सबको। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स, और नहीं सेल सिर्फ सेल का कैरेक्टर तो लेता नहीं है, सभी पैरामीटर्स के साथ साथ इवोल्यूशन को भी लिया जाता है, उसी को सिस्टमैटिक्स या बायोसिस्टेमेटिक्स उस पे एम करता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, which of the following is less general in characters as compared to genus? okay, ये भी बेसिक बात जो क्लासेस में कराया जाता है। देखो हमारा जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज है क्या क्या है, क्या क्या है, एक सेकंड, ये पता होना चाहिए। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, प्लांट के केस में डिवीजन, देन आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड फाइनली स्पीशीज, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, मतलब सबसे बेसिक कैटेगरी तक जब जाएगा तो जनरल कैरेक्टर घटता रहता है, डिसेंडिंग ऑर्डर है इन अ वे तुम बोल सकते हो, जनरल कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो यहाँ पे पूछा है कि which of the following is less general in characters, okay, less general in characters as compared to genus। तो जीनस के नीचे एक ही है भाई स्पीशीज, वही लेस जनरल हो, क्योंकि हमारा ऑर्डर कैसे, सबसे ज्यादा जनरल कैरेक्टर्स किंगडम के पास है, सेकंड किसके पास है, फाइलम, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो हमको ऑप्शन में स्पीशीज ढूंढना है, पहला ऑप्शन ही स्पीशीज है, तो हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बोला था बुक जेनेरा प्लैनेटेरम वाज रिटन, ये जीके टाइप क्वेश्चन है 1999 का, हमारे बुक में इसका आंसर नहीं है बट मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने जेनेरा प्लैनेटेरम नाम का एक बुक लिखा था, जेनेरा प्लैनेटेरम नाम का एक बुक लिखा था। ठीक है, ये जीके टाइप क्वेश्चन है, आप रट लो, इसका जवाब डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, टैक्सन इज अ यूनिट और ग्रुप ऑफ, ये भी एनसीईआरटी का, टैक्सन का मतलब है, टैक्सन का मतलब है कोई भी टैक्सोनॉमी कैटेगरी को हम लोग टैक्सन बोल सकते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी में जब हम लोग स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह का, तब जो टैक्सोनॉमी में किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी, चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे वो स्पीशीज हो, चाहे वो जीनस हो, चाहे वो किंगडम हो, सबको
मतलब किंगडम भी एक टैक्सॉन है, क्लास भी एक टैक्सॉन है, स्पीशीज भी एक टैक्सॉन है, हर एक टैक्सॉन है। तो बेसिकली इट्स अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के यूनिट को हम लोग टैक्सॉन कहते हैं। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दी एनसीईआरटी, बट आई हैव नॉट गिवन रेफरेंस बिकॉज़ 1996 का सवाल है, मैं जन्म के पहले का सवाल है यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट पूछा है, लीनियस इज क्रेडिटेड विथ, ये भी पता है हमको, थोड़ा टाइम पहले एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। तो किस, बायनोमियल नोमेनक्लेचर डायरेक्ट आंसर है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं, ये सब नहीं। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी है, इट्स नॉट बियॉन्ड एनसीईआरटी। ठीक है जी। सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ओके। यहाँ पे एक नया शब्द आता है ट्राइब, बाकी तो मैंने जो बताया किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, राइट, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो यहाँ पे एक आया ट्राइब। ट्राइब जो है ये एक्चुअली सब कैटेगरी है। ट्राइब इज फाउंड बिटवीन, ये याद रख लेने से ये हमारा आंसर मिल जाएगा कि ट्राइब जो है बच्चों, ट्राइब जो है ये, ट्राइब जो है बच्चों ये तुम्हारा फैमिली और जीनस के बीच में होता है। फैमिली देन ट्राइब देन जीनस। तो अभी हमको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है, ट्राइब के बारे में नहीं बोला है बट मैंने अभी बता दिया है। तो क्लास, फाइलम नहीं, फाइलम पहले आता है तो ये ऑप्शन तो गलत। डिवीजन, क्लास, फैमिली, ट्राइब, ऑर्डर नहीं, ऑर्डर तो पहले आएगा। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज, बिल्कुल सही। ठीक है, यही ऑर्डर है। फाइलम, ऑर्डर, क्लास नहीं, पहले क्लास फिर ऑर्डर, तो ये गलत। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। 1992 एआईपीएमटी का सवाल है। ठीक है, ये सवाल रिपीट हो गया गलती से मेरा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये दिस आई हैव डन ऑलरेडी। हाँ, द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय अनदर जीके टाइप क्वेश्चन, जो आपको डायरेक्टली आंसर आना चाहिए, फैक्चुअल डेटा है। फाइलम टर्म को देने वाला बंदा था कुवियर। ठीक है, कुवियर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये फिर से सवाल क्या पूछा है, ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। अभी अभी मैंने बताया कोई भी रैंक का, कोई भी रैंक को हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सॉन कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो गया। जीनस भी एक टैक्सॉन है, ऑर्डर भी टैक्सॉन है, किंगडम भी, कोई भी बोला है ना, तो विथ एनी रैंक बोला है, तो आवर आंसर विल बी टैक्सॉन। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग लेटेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एकदम लेटेस्ट 2019 का ये सवाल है। बोला है कि सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो व्हिच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के दिया। आप एनसीईआरटी चेक करो, ये रहा एनसीईआरटी से कहां से उठा के दिया। देखो, ये रूल्स के बाद ही लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द ऑथर, यहाँ पे हम लोग ने मैंजीफेरा इंडिका का एग्जांपल लिया। द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिस एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल एंड इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। तो मैंजीफेरा इंडिका लिन, LINN। ठीक है, बिकॉज इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस। तो ठीक है, आप ऑप्शन देखते हैं। मैंजीफेरा इंडिका कार्लिन, कार्लिन नहीं, सिर्फ लिन, LINN, दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट चॉइस। सिर्फ मैंजीफेरा इंडिका नहीं, यहाँ पे ये सेकंड में स्पीशीज को देखो कैपिटल कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल आया, लास्ट ईयर का सवाल है 2019। और जिस साल मैंने नीट क्रैक किया था, ठीक है, उस साल 2018 का सवाल है। ओके, for those who don't know, I cracked NEET in the year 2018 and I am currently studying at Guwahati Medical College and Hospital. ठीक है, तो मेरे टाइम में जो सवाल आया था, ये बोला कि मैच द कॉलम। ठीक है, ये टेक्सोनोमिक एड्स के बारे में बता दिया है और उसके बाद बोला है मैच द कॉलम बोल दिया है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट आंसर हम लोग निकाल सकते हैं अगर आप लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ोगे उसी के बारे में। हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम एक ऐसा जगह है जहाँ पे प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, जो प्लांट का स्पेसिमेन है उसको ड्राई और प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, ऑन शीट, जिसको हर्बेरियम शीट कहा जाता है। उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा ए का ऑप्शन हो जाएगा 3। देखो नीचे लाता हूं मैं थोड़ा सा, ये रहा क्या लिखा है 3 में, इट्स अ प्लेस ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स। ठीक, करेक्ट। तो ए का आंसर 3। बी बोला है की में हम लोग एनालिटिकल ऑल्टरनेट कैरेक्टर्स देखते हैं, इट्स एन एनालिटिकल टूल। सो अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे, इसमें लिखा हुआ है बुकलेट कंटेनिंग लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर ऑल्टरनेट्स, उल्टा, which are helpful in identification
of various taxa. तो B का तो हो गया 4, तो B का क्या हो गया 4. म्यूजियम का क्या हो गया, C का क्या हो गया, इट इज अ प्लेस ऑफ हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स. यस, हम लोग ने थोड़े टाइम पहले म्यूजियम के ऊपर भी एक क्वेश्चन किया था. सो दिस इज C का हो गया आंसर 1. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑप्शन जो D है उसका आंसर हो जाएगा, क्या रह गया अभी, यही रह गया 2. So catalog is a list that enumerates methodologically the species in area briefly describing aiding identification. So 2. ठीक है, तो we have clearly got ये वाला ऑप्शन. A का आंसर 3, B का 2, C का 1 और D का 4. ये आप भी खुद से मैच करके देख सकते हो. ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा क्वेश्चंस का एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर्स का सारा. ऐसे आपको और भी मिलता रहेगा. ठीक है, चैनल में हम लोग एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, उसमें सारा का सारा प्रीवियस ईयर का एनालिसिस होगा. अब लास्टली मैं उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली बोलना चाहता हूँ जो लोग लास्ट का जुगाड़ लगा रहे हैं कि भाई मेरा सिलेबस सही से नहीं हुआ या फिर मेरे पढ़ाई तो क्या नहीं, पूरा टाइम वेस्ट किया, लेकिन मैं वो टॉपिक्स पढ़ लूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से और जिससे क्वेश्चन आने का चांसेस सबसे ज्यादा हो सकता है. हम लोगों ने खुद भी देखा पूरा का पूरा पेपर और एनालिसिस करने के बाद मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो 3 टॉपिक है. एक तो है टेक्सोनॉमी कैटेगरी, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज, ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट. दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है टेक्सोनॉमिक एड्स, की वगैरह जो सब हेडिंग्स में आता है, टेक्सोनॉमिक एड्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से आप फोकस कर सकते हो नॉमेनक्लेचर वाला टॉपिक में. ठीक है, नॉमेनक्लेचर का रूल्स क्या है, किसने दिया था. ओके, so if you covered these 3 topics from the first chapter, I think there are higher probability कि नीट में इस साल क्वेश्चन इससे कॉमन आ जाए. ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल द एनालिसिस. तो इन 3 टॉपिक्स में से कोई ना कोई एक सवाल आएगा. एक सवाल आना इस साल तय है, हर साल एक सवाल आता ही है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. प्लीज जो लोग वीडियोस देखते हैं आप लोग कमेंट में अपना व्यूज दे सकते हो एंड वी विल बी अपलोडिंग मोर वीडियोस वेरी सून. नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं जल्दी आऊंगा, उसमें और डिस्कशंस होगा. तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन.